अब हम सरफेस टेंशन को ही एक दूसरे तरीके से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक यू शेप वायर है, उसके नीचे एक ब्लैक कलर का स्लाइडर लगा हुआ है। इस स्लाइडर को मैं वायर के ऊपर आराम से स्लाइड कर सकता हूं। ओके, अब बेटा यहां पर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को लेट्स से एक लिक्विड सोप पीस सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देता हूं और वहां से बाहर निकालता हूं। अब आपने ये चीज की होगी कि नहाते हुए अगर हम अपने हाथों को मसल के इस तरह से खोलते हैं तो हमारे हाथों के बीच में भी क्या है, एक थिन फिल्म बन जाती है सोपी लिक्विड की। सेम चीज बेटा यहाँ पे होगी, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ब्लू कलर की फिल्म बन जाएगी सोपी लिक्विड की। अब यहां पर अगर बेटा मैं स्लाइडर को नीचे करता हूं तो ध्यान से देखो क्या होता है, ये स्लाइडर अपने आप ऊपर चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि स्लाइडर ऊपर जाता है? तो उसके पीछे का रीजन है बेटा कि ये जो थिन फिल्म है ये स्लाइडर के ऊपर की तरफ एक सरफेस टेंशन लगाएगी, जिस वजह से ये स्लाइडर अपने आप ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैं इस स्लाइडर को नीचे लेके जा रहा हूं तो सरफेस टेंशन का वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब बेटा वर्क डन पॉजिटिव होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, नेगेटिव होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अब यहां पर बेटा स्लाइडर के ऊपर फोर्स तो लग रही होगी ऊपर, और हम इसको स्लाइडर को लेके जा रहे हैं नीचे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो सरफेस टेंशन का वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सरफेस टेंशन का वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव। ओके, अब नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन ने सिस्टम से एनर्जी ली, अब वो एनर्जी का वो क्या करेगी, तो बेटा वो एनर्जी स्टोर होती है सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि बेटा जो ये सरफेस बनती है लिक्विड के ऊपर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अगर बेटा हम ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आता है कि पर यूनिट एरिया जो एनर्जी स्टोर होती है सरफेस के अंदर वो टी के बराबर ही आती है। टी हमारे पास क्या है बेटा, सरफेस टेंशन, पर यूनिट लेंथ जितनी फोर्स लग रही है उसी के अमाउंट के बराबर ही एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट एरिया। तो बेटा डेफिनेशन की फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इन ए लिक्विड या इन ए सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टी। अब यहां से बेटा एक हम नई डेफिनेशन नई यूनिट निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन की, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंपल बेसिक, आपको एरिया दिया जाएगा और उसके अंदर एनर्जी निकालने को बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस कितनी है r, तो मेरे से कहा जाएगा कि बताओ भाई इसकी सरफेस के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो मैं कहूंगा जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया है बेटा ए के बराबर और एरिया है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास एनर्जी आ गई सरफेस के अंदर कितनी स्टोर होगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसके अंदर कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आपके पास छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, आपके पास मान लीजिए n ड्रॉप्स हैं जिनकी रेडियस कितनी है r, इन सारी ड्रॉप्स को मिलाकर हम एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। तो बताओ बड़ी ड्रॉप का एरिया कितना होगा, उसके अंदर सरफेस एनर्जी कितनी स्टोर होगी, चेंज कितना आएगा सरफेस एनर्जी का, वो सब पूछा जाता है। तो उसके लिए बेटा हमें बड़ी ड्रॉप की रेडियस चाहिए होती है, बस उसके बाद कैलकुलेशन आसान है। तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैसे निकालें, हम कह सकते हैं कि छोटी ड्रॉप का सारा वॉल्यूम मिलाकर ही बड़ी ड्रॉप बनाएंगे, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा सारी की सारी छोटी ड्रॉप्स में लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम होगा बड़ी ड्रॉप के अंदर लिक्विड का। तो बेटा हम दोनों तरफ वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं। अब इसको जब सोल्व करेंगे बेटा तो ये कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा कैपिटल R इज इक्वल्स टू n⁻⁴ स्मॉल r। इसका यूज करके हम सरफेस का एरिया भी निकाल सकते हैं और सरफेस की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो बनते हैं एक्सेस प्रेशर के ऊपर। ये एक्सेस प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो, लेट्स से आपने बचपन में बबल्स बहुत सारे फुलाए होंगे। मैं एक बबल को फुलाता हूं और उस बबल को आधा फुला के बीच में ही छोड़ देता हूं। मैंने बबल को आधा फुलाया बेटा और उसको बीच में ही छोड़ दिया, तो क्या होता है
बबल बेटा वापस कोलैप्स कर जाता है। बबल जो है फूला हुआ होता है, वो अपने आप ही क्या है फिर से छोटा हो जाता है और उसके अंदर की सारी हवा क्या है निकल जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि बबल के अंदर की सारी हवा क्यों निकल जाती है? तो उसका रीजन है बेटा कि बबल के अंदर सरफेस टेंशन के कारण एक एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है। वो एक्सेस प्रेशर के कारण अंदर की हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बाहर की हवा का प्रेशर कम होता है। तो जो हवा है वो बबल के अंदर से बाहर की तरफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ ट्रेवल कर जाती है और इस वजह से बेटा जो बबल है उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सरफेस टेंशन के कारण किसी एक बबल में एक्सेस प्रेशर डेवलप क्यों होता है? तो बेटा इसको समझने के लिए आप इस तरह से सोचिए, आपने एक गुब्बारा फुलाया, उस गुब्बारे के अंदर अगर हमने हवा भरी तो जो गुब्बारा है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाता है। वो अंदर की हवा को लगातार क्या है अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा होगा। ठीक, सिमिलरली जब हम एक बबल फुलाते हैं या फिर एक ड्रॉप बनाते हैं, ड्रॉप के ऊपर की जो लेयर है सरफेस टेंशन, उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे होंगे। तो क्या होगा बेटा, जो आउटर लेयर है वो भी अपने आप में एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। अब ये आउटर लेयर अपना एरिया कम करने की कोशिश करती है, तो उस चक्कर में वो अंदर के पानी को या अंदर की हवा को क्या करती है, अंदर की तरफ कंप्रेस करती है। तो इस वजह से बेटा एक ड्रॉप के अंदर, एक बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशर क्या है ज्यादा बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ड्रॉप और बबल में एक फर्क है। ड्रॉप के अंदर बेटा बाहर एयर होगी और अंदर वाटर होगा। यहां पे एयर है बेटा और अंदर क्या है, वाटर। ठीक, तो बेटा एयर और वाटर के बीच में सिर्फ एक ही सरफेस आती है। लेकिन अगर मैं बबल को देखूं तो उसके अंदर क्या होता है, बाहर एयर होती है, बीच में एक वाटर की थिन लेयर आ जाएगी, उसके अंदर फिर से एयर आ जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा, एयर और वाटर की दो सरफेस आती हैं, नंबर 1 और नंबर 2, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। अब इन दोनों लेयर्स पर सरफेस है, इन दोनों लेयर्स की सरफेस जो होंगी वो बबल को अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगी। इस वजह से बबल के अंदर बेटा एक्सेस प्रेशर ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा उसको देखना। अगर मेरे से ड्रॉप के अंदर पूछा जाए तो ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है वो आता है 2T/R। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर आता है वो आता है 4T/R। तो ध्यान से देखिए, डबल प्रेशर डेवलप हो रहा है क्योंकि यहां पे क्या है, डबल लेयर है। अब यहां पर एक चीज देखिए आप कि जो एक्सेस प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1/R, यानी कि जिसकी रेडियस छोटी होगी, जिस बबल की, जिस ड्रॉप की रेडियस छोटी होगी, उसके अंदर प्रेशर भी क्या है, ज्यादा डेवलप होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट से अगर मैं एक पाइप को दो अलग अलग बबल्स के साथ जोड़ दूं, एक का साइज क्या है ज्यादा और एक का साइज क्या है कम, तो एयर जो है वो कहां से कहां ट्रेवल करेगी, बड़े बबल से छोटे बबल की तरफ या छोटे बबल से बड़े बबल की तरफ? तो मैं कह सकता हूं बेटा कि प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। तो उस वजह से क्या होगा बेटा कि छोटे बबल के अंदर ज्यादा प्रेशर आएगा, बड़े बबल के अंदर कम प्रेशर आएगा। तो एयर जो होगी वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ट्रेवल करेगी, यानी कि छोटे बबल से बड़े बबल की तरफ ट्रेवल करेगी। इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देखो, यहां पर देखिए। अब यहां पर हमारे पास दो बबल्स हैं, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। उन दोनों को हमने पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसको टाइम के साथ आगे बढ़ाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो छोटा बबल है वो छोटा होता जा रहा है और बड़ा बबल जो है वो और बड़ा होता जा रहा है। ठीक बेटा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे बेटा उस सवाल की बात करते हैं जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं फिर भी वो बहते हुए पानी को रोक सकता है? तो उसका आंसर है बेटा स्पंज। अब स्पंज के अंदर बेटा बहुत सारे छेद होते हैं, लेकिन आपको पता है कि स्पंज के आगे अगर पानी आ जाए तो स्पंज उस पानी को रोक सकता है। लेकिन सवाल यह है क्यों ऐसा क्या होता है कि स्पंज के अंदर छेद होने के बावजूद भी वो पानी को रोक लेता है? तो इसका रीजन भी क्या है बेटा, सरफेस टेंशन। सिर्फ स्पंज ही नहीं, अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन के कारण और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम स्पंज को देखें, स्पंज पानी को इस तरह से सोख लेता बेटा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि टिश्यू है बेटा। अगर आप टिश्यू को पानी के अंदर पुट करते हो तो टिश्यू भी पानी को सोख लेता है। पानी जो है बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट टिश्यू पेपर के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ सकता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे कि अगर मैं एक इंक पेन से एक टिश्यू पेपर के ऊपर इंक पेन को रख दूं तो वो इंक जो होती है वो टिश्यू पेपर के अंदर फैल जाती है।
तो इसके पीछे का रीजन भी क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, अगर हम नहा के बाहर निकलते हैं तो टॉवल से अपनी बॉडी को सुखाते हैं, तो पूरा पानी जो है वो बॉडी से किसमें चला जाता है, टॉवल के अंदर। ये भी बेटा इसी के सरफेस टेंशन के कारण होता है। इन सारे फिनोमिनन्स को एक साथ एक्सप्लेन किया जाता है किससे बेटा, कैपिलरी एक्शन से। अब आप सवाल पूछोगे कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो बेटा कैपिलरी एक्शन को आप समझने के लिए थोड़ा सा पहले इस चीज को समझिए कि अगर मैं किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को किसी सॉलिड सरफेस के पास लेके आऊं, तो सॉलिड सरफेस भी इस वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अपनी कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाती है। ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं बेटा एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस बेटा क्या होती हैं, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेस। अब यहां पर देखो बेटा कि अगर मैं किसी वाटर मॉलिक्यूल को दो जगह पे रखूं, एक तरफ क्या है वाटर हो और दूसरी तरफ क्या है सॉलिड हो, अगर एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड सरफेस की तरफ भाग जाएगा। अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो वो लिक्विड का मॉलिक्यूल किसकी तरफ भाग जाएगा, लिक्विड की तरफ भाग जाएगा। इसको सिंपल तरीके से समझते बेटा, लेट से मैं एक कांच के गिलास को पानी के अंदर डिप करता हूं, अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो पानी जो है वो ग्लास के साथ चिपकेगा, अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो लिक्विड जो है, जो वाटर जो है वो कांच के साथ नहीं चिपकेगा। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से समझे बेटा। और भी, अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो लिक्विड जो है वो सॉलिड सरफेस को वेट कर देगा, गीला कर देगा। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो सॉलिड सरफेस सूखी की सूखी रहेगी। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम ग्लास की सरफेस को या किसी कागज को पानी के अंदर डिप करते हैं तो पानी और कागज के अंदर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, तो उस वजह से कागज क्या है, गीला हो जाता है। लेकिन अगर उसी कागज को मैं मरकरी के अंदर डिप करता हूं तो मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से मरकरी के अंदर अगर कागज डिप करते हैं तो कागज गीला नहीं होता बेटा, वो वैसे का वैसा ही सूखा क्या है, बाहर आ जाता है। ठीक, अब कैसे चेक करते हैं कि किसी एक सॉलिड और किसी एक लिक्विड के बीच की एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है या फिर वीक है, तो उसके लिए बेटा हम एक काम करते हैं, हम सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड की एक ड्रॉप को डाल देते हैं। अगर ड्रॉप अच्छे से फैल जाए तो हम ये कहते हैं कि लिक्विड जो है वो सॉलिड की तरफ जाना चाहता है, इसलिए वो फैल गया, यानी कि एडहेसिव फोर्सेस क्या है, ज्यादा है कोहेसिव फोर्सेस से। अगर बेटा ड्रॉप थोड़ी सी फैल जाए लेकिन थोड़ी अपनी शेप में रहे तो हम कहते हैं कि जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो लगभग कोहेसिव फोर्सेस के बराबर है। लेकिन अगर बेटा ड्रॉप बिल्कुल भी सॉलिड की तरफ ना जाए और अपनी शेप को रिटेन करके रखे कुछ इस तरह से, तो हम कहते हैं कि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं एडहेसिव फोर्सेस से। इसको बेटा एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। यहां पे देखिए, पहली वाली जो डायग्राम है या सबसे पहली वाली जो पिक्चर है उसमें एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, दूसरी वाली के अंदर हम कह सकते हैं एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस लगभग बराबर है, तीसरी वाली के अंदर ड्रॉप अपनी शेप को मेंटेन करती है, यानी कि ड्रॉप अपनी ही शेप में रहना चाहती है, अपनी मॉलिक्यूल्स के साथ रहना चाहती है, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, एडहेसिव फोर्सेस क्या है, कम है। अब बेटा अगर हमें एक्यूरेटली मेजर करना हो कि एक्चुअल में यहां पर फोर्स कितनी है या एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस का रेशियो क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जहां पर जाकर की लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस मीट कर रही है वहां पर हम सॉलिड सरफेस के और लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल दो लाइंस ड्रॉ करते हैं और इन दो लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको हम मेजर करते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बेटा छोटा होगा 90 डिग्री से, यानी कि एक्यूट होगा अगर एडहेसिव फोर्सेस क्या है, ज्यादा है कोहेसिव फोर्सेस बाय √2 से। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बेटा बराबर होगा 90 डिग्री के अगर एडहेसिव फोर्सेस बराबर हो किससे, कोहेसिव फोर्सेस बाय √2 के। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बेटा बड़ा होगा 90 डिग्री से, यानी कि ऑब्ट्यूस होगा अगर एडहेसिव फोर्सेस छोटी रह जाएं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। अब बेटा इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है वाटर एंड ग्लास। वाटर एंड ग्लास के बीच का बेटा कांटेक्ट एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 0 डिग्री। 90 डिग्री के लिए बेटा एग्जांपल है वाटर एंड सिल्वर। और बेटा 90 डिग्री से बड़े कांटेक्ट एंगल के लिए एग्जांपल है मरकरी एंड ग्लास। तो मरकरी और ग्लास के बीच का जो एंगल आता है बेटा, कांटेक्ट एंगल आता है, वो 90 डिग्री से बड़ा आता है। अब बेटा हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन।
बेटा कैपिलरी एक्शन में से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले बेटा समझो कैपिलरी क्या होती है। एक ग्लास की थिन ट्यूब को बोला जाता है कैपिलरी। इसकी जो रेडियस होती है वो लगभग एमएम्स में होती है, 1 mm 2 mm इतनी थिकनेस रहती है इसकी इनर रेडियस की। और इस ग्लास ट्यूब को बेटा जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो ग्लास ट्यूब के अंदर थोड़ा सा ऊपर तक राइज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस डायग्राम के अंदर देखो, इस फोटो के अंदर देखो, अगर हम रेड और ब्लू कलर के लिक्विड को देखें तो उसके अंदर हमने कुछ थिन ग्लास पाइप्स डाल रखी हैं और उनकी रेडियस क्या है, अलग अलग। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा सबसे पहली जो पाइप है उसकी रेडियस ज्यादा है और सबसे आखिरी पाइप जो है उसकी रेडियस कम है, और इन सबके अंदर अलग अलग हाइट तक क्या है, जो वाटर है वो राइज कर चुका है, यो लिक्विड जो है वो राइज कर चुका है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं बेटा कैपिलरी एक्शन। अब हमारे सामने सवाल ये है कि ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है और इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं। तो बेटा इस कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए हम नेक्स्ट इसी कैपिलरी एक्शन के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। यहां पर अगर बेटा ध्यान से देखो तो हमने एक लिक्विड के अंदर ग्लास की एक पतली सी ट्यूब डाल रखी है, तो हम देख सकते हैं लिक्विड थोड़ा सा क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ, ठीक है, लिक्विड की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई। और यहां पर बेटा हमने रिप्रेजेंट किया है कि यहां पर कॉन्टैक्ट एंगल्स की वैल्यू क्या है। अभी कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू क्या है बेटा, 0 डिग्री। ये किसके लिए होती है, वाटर एंड ग्लास के लिए। ये आपको याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा। ग्लास और वाटर के लिए कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो हमेशा कितनी लेनी है, 0 डिग्री। अब अगर बेटा मैं यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल को चेंज कर दूं, लेट से कॉन्टैक्ट एंगल को मैंने 90 डिग्री कर दिया, तो हमें क्या देखने को मिलता है, कैपिलरी राइज खत्म हो गया। क्योंकि बेटा यहां पर क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस और एडिसिव फोर्सेस लगभग क्या हो जाएंगी, बराबर। तो उस केस में कोई भी कैपिलरी एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट एंगल को कितना कर दूं, 180 डिग्री, तो एक्चुअल में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिलता है कि पानी राइज करने के बजाय डिप कर गया, कैपिलरी में से पानी बाहर निकल गया। पानी नहीं कहेंगे सॉरी बेटा, लिक्विड जो है वो बाहर निकल गया। अब ऐसा किसके साथ होता है, ऐसा होता है मरकरी और ग्लास के केस में। मरकरी और ग्लास के केस में बेटा अगर ग्लास की कैपिलरी को तुम मरकरी के अंदर डिप करते हो तो मरकरी जो है वो ग्लास से क्या है, बाहर निकल जाती है और हमें इस तरह की कोई एक चीज देखने को मिलती है। ओके, अब यहां पर अगर बेटा मैं क्या करूं, लेट से कॉन्टैक्ट एंगल को 0 कर देते हैं और कैपिलरी ट्यूब की रेडियस को चेंज करूं। मैंने कैपिलरी ट्यूब की रेडियस को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो मुझे क्या देखने को मिलता है बेटा, जैसे जैसे हम रेडियस को कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे कैपिलरी राइज भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। अगर मैं मोटी सी कैपिलरी ट्यूब लूं तो राइज कम होगा, अगर मैं पतली सी कैपिलरी ट्यूब लूं तो मेरे पास राइज क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो कैपिलरी राइज है वो कॉन्टैक्ट एंगल के साथ और रेडियस के साथ क्यों वेरी कर रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। चलो बेटा इन चीजों को समझते हैं। अब किसी भी कैपिलरी के अंदर जो हाइट राइज होती है उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कितना है बेटा, वो है 2t h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय g r रो। अब बेटा इस फॉर्मूले को देखो, यहां पे t क्या है, t है सरफेस टेंशन, cos थीटा में थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, g है क्या है, ग्रेविटी, r क्या है, ये जो कैपिलरी ट्यूब यूज की गई है इसकी इनर रेडियस, और रो क्या है बेटा, डेंसिटी लिक्विड की, लिक्विड डेंसिटी। तो जो हाइट राइज होगी बेटा वो इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। अब इसके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर, पहले वो देख लीजिए। आपके पास बेटा 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, आपको r की वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा h की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और बाकी सब चीजें आपको बताई जाएंगी कि टेंशन कितनी है, सरफेस टेंशन कितनी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है और डेंसिटी कितनी है लिक्विड की। ज्यादातर क्या होगा बेटा, आपको वाटर दिया जाएगा, वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा वो आएगा 0 डिग्री, डेंसिटी जो आएगी वो 1000 आएगी, और जो t की वैल्यू है बेटा वो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग दी जा सकती है, तो वो आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको r की वैल्यू देके h कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, या हो सकता है आपको h की वैल्यू देके r कैलकुलेट करने को बोला जाए। आपको कहा जाए कि हाइट इतनी राइज हुई तो बताओ रेडियस क्या रही होगी। और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, आपको कहा जा सकता है कि हम मून पे चले गए, मून पर जो g की वैल्यू है वो पहले के मुकाबले 1/6 हो गई, तो बताओ भाई हाइट कितनी राइज होगी। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि अगर g की वैल्यू 1/6 हो गई तो हाइट जो होगी 6 टाइम बढ़ जाएगी। तो पहले अगर 1 सेंटीमीटर का कैपिलरी राइज आ रहा था, अब 6 सेंटीमीटर का आएगा। चलो बेटा और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
हमसे कहा जाएगा कि हमने यही कैपिलरी वाला एक्सपेरिमेंट एक सैटेलाइट के अंदर किया, तो सैटेलाइट के अंदर बताओ कि हाइट राइज कितनी होगी। अब बेटा सैटेलाइट के अंदर जो जी इफेक्टिव होती है वो क्या हो जाती है, 0। सैटेलाइट के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या होती है, वेटलेसनेस की, तो उस केस में बेटा ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी 0, तो हमारे पास h क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, तो एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि इस लिक्विड के ऊपर अब नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, तो लिक्विड पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, और इस केस में सैटेलाइट के केस में वो पूरी की पूरी पाइप को क्या है, कवर कर लेगा। तो हमें एक्चुअल में कुछ इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगी कि पूरे का पूरा लिक्विड चढ़कर पाइप को पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन हैं जो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरह से सोल्व करने हैं बेटा, थोड़ा सा उसको देखो। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिलरी के अंदर राइज होता है तो क्यों होता है। तो बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा इनलार्ज करके बना लेते हैं। अब आप देखोगे बेटा, अगर मैं इस डायग्राम को दिखाऊं, यहां पर अगर मैं देखूं बेटा, जो कैपिलरी के अंदर लिक्विड राइज हो रहा है वो फ्लैट सरफेस की तरह राइज नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा कर्व होकर राइज हो रहा है। आप ये चीज घर पे भी करके देख सकते हो, जो सोडा पीने वाली स्ट्रॉ होती है उसको अगर आप लिक्विड में पुट करोगे तो लिक्विड स्ट्रॉ के अंदर कर्व्ड शेप में आ जाता है, फ्लैट सरफेस में नहीं रहता, ठीक है। अब इस वजह से तो हमें कैपिलरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिलेगी। इस चीज को बोलते हैं बेटा मेनिस्कस, वाटर मेनिस्कस, ठीक है। ये वाटर मेनिस्कस बेटा थोड़ा सा कटोरी की शेप का होता है, तो इस तरह का होगा 3D में। अब यहां पर बेटा मेनिस्कस के जो आउटर लेयर होगी, जो डॉटेड पोर्शन हमने बनाया है, उसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के साथ चिपके हुए होंगे, और ये सारे मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन के कारण अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस पूरी लेयर के ऊपर या इस पूरी डॉटेड लाइन के ऊपर, वाटर के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है सरफेस टेंशन के कारण। तो बेटा ये पूरी की पूरी लेयर जो है वो वाटर को ऊपर की तरफ खींच रही है, उसकी वजह से वाटर ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन जब वाटर ऊपर चढ़ेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो नीचे वाला वाटर है उसका वेट बढ़ गया, तो वो वाटर को नीचे की तरफ खींचेगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी, जब ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला वेट वो दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो बेटा ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगती है, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 2 पाई r cos थीटा इंटू टी, और नीचे की तरफ जो वेट आता है लिक्विड का वो कितना आता है बेटा, वो आता है पाई r स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी। इस इक्वेशन को सोल्व करके बेटा हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा कि हाइट राइज किसी एक कैपिलरी के अंदर कितना होता है। लेकिन अब इसी फॉर्मूले के ऊपर कई क्वेश्चन और बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, उसको देखना। आपको कहा जाएगा कि एक कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड राइज हुआ है उसका वेट है 40 ग्राम, तो बताओ कैपिलरी की रेडियस क्या रही होगी। क्वेश्चन समझना बेटा, आपको दिया जाएगा कि एक कैपिलरी के अंदर जो वेट राइज हुआ है लिक्विड का वो है 40 ग्राम, 70 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम, कुछ भी दे देंगे, और आपसे बोला जाएगा इस कैपिलरी की रेडियस बताओ कितनी होगी। आपको बेटा सरफेस टेंशन की वैल्यू दे देंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू दे देंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सबकी वैल्यू दे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। इस इक्वेशन में बेटा आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो क्या है, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स, लेकिन राइट साइड में एक्चुअल में आपने क्या लिखा है, वेट। तो आपको जो भी वेट की वैल्यू दी गई है न्यूटन्स में दी जाएगी या न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना, उसको यहां पे पुट कर दो। 40 ग्राम लिखा है बेटा, तो उसको लिख लो 40/1000 इंटू 10, और बेटा लेफ्ट साइड में जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं वो पुट कर दो। यहां से आप आर की वैल्यू क्या है कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा मैंने आपको बताया 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, आर दिया गया होगा एच निकालना है, एच दिया होगा आर निकालना है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो होंगे बेटा उसमें जी की वैल्यू चेंज की जाएगी, ठीक, जी की वैल्यू चेंज करके आपको बोलेंगे कि बताओ कि अब हाइट राइज कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटा जी इफेक्टिव को क्या कर दिया जाएगा, 0, और फिर फोर्थ टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको वेट दे दिया जाएगा और उससे आर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में सरफेस टेंशन है, राइट साइड में क्या है, वेट। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं बेटा जिसके अंदर की आपको क्या कहा जाता है कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर हाइट राइज हो रही है, थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर हाइट जो है वो डिप कर रही है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस डायग्राम की हेल्प से दिखाऊं, जब जब हमारा एंगल जो है वो कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो एक्यूट है,
तब तक तो हमें कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमारा एंगल कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, तो हमें एक डिप देखने को मिलेगा। तो बेटा आपको याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कब कब कैपिलरी में राइज देखने को मिलेगा, जब कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, क्यूट, ठीक है। कब कब हमें डिप देखने को मिलेगा, जब जब एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस, ठीक। इसके अलावा बेटा और कौन से क्वेश्चन बनते हैं कैपिलरी एक्शन के ऊपर, तो आपको बोला जाएगा कैपिलरी एक्शन के अंदर कि मान लो हमने कैपिलरी को टेढ़ा कर दिया, तो अब बताओ कैपिलरी के अंदर हाइट राइज कितनी होगी। तो बेटा आपको याद रखना है कि चाहे कैपिलरी को तुम टेढ़ा भी कर दो किसी एंगल फाई से, तब भी जो हाइट राइज होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो सेम होगी जितनी की पहले आ रही है। वर्टिकल डायरेक्शन की हाइट क्या है बेटा, फिर से उसी फॉर्मूले से दी जा सकती है जो हमने पीछे लिखा था। इसका बेटा मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। ये देखिए बेटा, ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया, एक ही लिक्विड के अंदर 3 तरह की कैपिलरी डाल दी। पहली छोटी रेडियस की लेकिन वर्टिकल, सेकंड जो है वो थोड़ी से बड़े रेडियस की है, वो भी वर्टिकल है, थर्ड जो है वो पहले के बराबर के रेडियस की है लेकिन किसी एंगल पर है। अगर आप देखोगे पहली और दूसरी को कंपेयर करोगे, दूसरी का रेडियस ज्यादा है तो हाइट क्या आ गई, कम आ गई। अब यहां पर पहली और तीसरी को कंपेयर करोगे तो पहली और तीसरी की रेडियस सेम है, तीसरी को थोड़ा सा टिल्ट किया लेकिन दोनों में लिक्विड फिर भी सेम वर्टिकल हाइट तक क्या है, राइज कर रहा है। और इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाएंगे। इसके ऊपर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कहा जाएगा लिक्विड के अंदर जो हमने कैपिलरी पुट की वो एस शेप की है, तो बताओ जो कैपिलरी राइज होगा वो कितना होगा। तो बेटा अगर इनर रेडियस जो है वो सेम है तो हाइट जो होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो फिर से उसी फॉर्मूले से दी जा सकती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, चाहे कैपिलरी को टेढ़ा कर दो, सीधा कर दो, एस शेप बना दो, वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट राइज जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा, उसको हमेशा तुम इस फॉर्मूले से क्या है, निकाल सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।